गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने टीचिंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है, टीचिंग टैक्टिक्स क्या है, टीचिंग मेथड क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन किया था और उनका अंतर के बारे में भी देखा था। और टीचिंग स्ट्रेटजी के अंतर्गत कल हमने लेक्चर स्ट्रेटजी के बारे में भी पढ़ा था। अब हम आगे जितने भी टीचिंग स्ट्रेटजी है जो क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस के लिए काम में आते हैं उसका अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अन्वेषण नीति यानी कि ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी। इस नीति में छात्र स्वयं खोज करके सीखते हैं। शिक्षक का कार्य केवल पथ प्रदर्शक का होता है जो उचित समय पर गलतियां सुधारने में सहायता देता है। छात्र जैसे जैसे कार्य तथा प्रयोग करते जाते हैं वैसे वैसे ही उन्हें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है। इस नीति के प्रवर्तक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। उनके मत के अनुसार किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण है और छात्रों को विषय संबंधी तथ्यों एवं सिद्धांतों की खोज स्वयं करनी होती है। इस नीति में छात्र एक अन्वेषणकर्ता की भांति कार्य करता है। छात्र के पास प्रारंभ में प्रयोग संबंधी जानकारी नहीं होती है। उसे स्वयं वांछित सूचना एवं सिद्धांतों की खोज करने के लिए अनेक आवश्यक प्रयोग करने होते हैं। यानी कि इसमें किसी प्रकार की ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है ताकि छात्र स्वयं अपने खोज के माध्यम से उस समस्या का समाधान कर सके। अन्वेषण का मतलब है खोज से संबंधित है कि अपने आसपास के वातावरण से तथा अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर विभिन्न प्रयोग से संबंधित वह अपनी सूचनाएं एकत्रित करता है, विभिन्न सिद्धांतों की खोज करता है और उसके आधार पर वह सीखने का प्रयास करता है। इस स्ट्रेटजी की विशेषताएं हैं। पहली है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, क्योंकि जब विद्यार्थी खुद प्रयोग करता है, व्यवस्थित क्रम में रखता है और उसके साथ साथ विभिन्न खोजों के माध्यम से सूचना प्राप्त करता है, सिद्धांतों की खोज करता है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। दूसरा है छात्रों को यह विधि यथा तथ्य बनाती है यानी एग्जैक्ट बनाती है, चूँकि और सत्य के निकट पहुंचाती है। चूँकि बच्चा खुद स्वयं खोज करता है तो जब वो खोज करता है तो जो सही चीज़ है वो ही उसको दिखती है और उसी सत्य के आधार पर ही वह किसी तथ्य की पुष्टि करता है। इसलिए जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वो बिल्कुल सही ज्ञान उसको प्राप्त होता है। तीसरा है इसमें छात्र की निरीक्षण शक्ति तीव्र होती है तथा विचार प्रक्रिया सक्रिय होती है। चूँकि वह विभिन्न प्रकार के प्रयोग करता है और दूसरे को करते हुए देखता है, फिर क्रमबद्ध रूप से उसका आयोजन करता है, नियोजन करता है, तो वो उन सब चीज़ों का निरीक्षण करता है, उसको ऑब्जर्व करता है, तो इससे उनकी निरीक्षण शक्ति भी तीव्र होती है। साथ ही उनकी विचार प्रक्रिया भी सक्रिय होती है, क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों और नियमों का खोज करता है। नेक्स्ट है छात्रों को क्रियाशीलता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ाती है। क्योंकि जब बच्चा खुद कार्य करता है तो इससे क्रियाशीलता बढ़ती है। खुद जब नियम और सिद्धांतों की खोज करता है तो उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके साथ साथ आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है। जैसे अगर हम बच्चों को ऑक्सीजन गैस का निर्माण करना बताते हैं तो कैसे एपरेटस को सेट करना है, कैसे केमिकल डालना है, कैसे उस रिएक्शंस को देखना है, तो इसमें सब कुछ है। वो रिएक्शंस को ऑब्जर्व भी करता है, वो खुद कार्य करता है तो क्रियाशीलता रहती है। जब ऑक्सीजन गैस बनती है तो उसमें आत्मविश्वास भी विकसित होता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ और फिर इंडिपेंडेंटली वो किसी कार्य को कर सकता है। नेक्स्ट है यह छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है, क्योंकि इसमें क्रियाशीलता होती है, आत्मविश्वास होता है, आत्मनिर्भरता होती है, जो कि जीवन को तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि छात्रों को जीवन के लिए तैयार करती है। नेक्स्ट है छात्रों में चिंतन और अन्वेषण बढ़ाता है, यानी जब वो खुद काम करता है तो इससे चिंतन शक्ति बढ़ती है और विभिन्न सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए खोज करता है तो खोज शक्ति भी बढ़ती है।
सारा कार्य कक्षा में संपन्न हो जाता है, अतः गृह कार्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रयोग कक्षा के अंतर्गत किया जाता है कक्षा कक्ष में, तो वहीं की वहीं सारी क्रियाएं हो जाती है और वहीं की वहीं उसका रिजल्ट मिल जाता है और वहीं के वहीं सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए होमवर्क की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी इसमें कुछ दोष है। पहला है, शिक्षण गति धीमी रहने से पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित समय पर नहीं पढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मैं पूर्व में भी कह चुकी हूँ, हर एक विधि, हर एक स्ट्रेटजी, हर एक टैक्टिस सब शिक्षण के लिए नहीं उपयुक्त होता है। जैसे शिक्षण की प्रकृति होती है, हम उस प्रकृति के आधार पर ही, विषय की प्रकृति के आधार पर ही उस शिक्षण नीति का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम सारा ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी से पढ़ाएंगे तो हमारा जो कोर्स है वो पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा है, छात्र निष्कर्षों तक पहुंचने में कठिनाई अनुभव करते हैं। हो सकता है वो क्रियाएं बार बार करते हैं और जो रिजल्ट वो पाना चाहते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में वो कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसके लिए शिक्षक को विशेष तैयारी करनी पड़ती है। कोई भी कार्य करता है तो उसके लिए पहले शिक्षक को तैयारी करनी पड़ती है। जैसे अगर ऑक्सीजन गैस बनाना बताना है तो पहले शिक्षक खुद उस एपरेटस को कैसे सेट करना है, कैसे उसको तैयार करना है, इसके बारे में खुद तैयारी करता है, खुद एक बार गैस बना करके देखता है, ताकि जब छात्रों के सम्मुख वापस वो प्रयोग करे तो किसी प्रकार की गलती ना हो। छोटी कक्षाओं के लिए यह उपयुक्त नहीं है और यह अधिक खर्चीली होती है, क्योंकि जितने भी हम प्रयोग करते हैं उसके लिए सामग्री चाहिए, तो उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। बड़े समूह में इस विधि से शिक्षा देना कठिन है, क्योंकि जब बहुत बड़ी कक्षा होती है और हम प्रयोग करके दिखाते हैं तो हो सकता है पीछे बैठे विद्यार्थी इसको ना देख पाए, और कमज़ोर छात्रों के लिए भी ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि जब तक वो उसको समझ में नहीं आएगा तब तक वह उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। फिर भी इस विधि को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव है। जैसे अन्वेषण का रूप वास्तविक होना चाहिए। जो भी हम खोज की विधि से बताएं, जो भी हम अन्वेषण स्ट्रेटजी से बताएं, तो वास्तविक रूप में, प्रत्यक्ष रूप में बताना चाहिए। दूसरा है, पूरे पाठ्यक्रम की अपेक्षा केवल कुछ चुने गए पाठ इस विधि से पढ़ाया जाए। तीसरा है, शिक्षक अपने दायित्व के प्रति सजग और सतर्क रहे। अब है नेक्स्ट, असाइनमेंट स्ट्रेटजी। शिक्षण प्रणाली में स्थायी अधिगम व्यवहारों का निर्माण करने में योग देने वाली दत्त कार्य नीति यानी असाइनमेंट स्ट्रेटजी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य छात्रों को अनुशीलन प्रदान करना है। इसका संबंध पाठ, इकाई आदि से विद्यालय में पूरे वर्ष रहता है। शिक्षण में सैद्धांतिक, प्रदर्शन तथा प्रायोगिक तीनों ही पहलू दत्त कार्य विधि द्वारा छात्रों को स्पष्ट किए जा सकते हैं। इसमें पाठ्य वस्तु के छोटे छोटे असाइनमेंट्स में विभाजित कर उन्हें छात्रों को निर्धारित समय में करने के लिए दिया जाता है। छात्र आवश्यकता अनुसार पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं में कार्य करते हैं। शिक्षक समय समय पर निरीक्षण करता रहता है और उसकी कठिनाइयों का निराकरण भी करता रहता है। छात्र अपने द्वारा पूरे किए गए असाइनमेंट का कार्य पूर्ण आलेख रखता है, यानी कि हम अपने शिक्षण का या ज्ञान का अभ्यास कराने के लिए विद्यार्थियों को असाइनमेंट्स देने चाहिए, ताकि ज्ञान का अभ्यास भी होता रहे और वो ज्ञान स्थायी रूप से हो सके। इसकी विशेषता है, प्रत्येक छात्र अपने सामर्थ्य के अनुकूल कार्य करता है। शिक्षक को पर्याप्त मार्गदर्शन करना पड़ता है। छात्रों को स्वयं कार्य करने की आदत पड़ जाती है। छात्र अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना सीख जाते हैं। इस विधि में विषय वस्तु के सभी पहलुओं का समावेश रहता है और व्यवहारिक कार्य पर इसमें अधिक बल दिया जाता है। लेकिन फिर भी इसमें कमियां हैं। शिक्षक पर छात्रों के कार्य निर्देशन का दायित्व बढ़ जाता है, इसमें अधिक समय लगता है और अच्छी प्रयोगशाला एवं अच्छे पुस्तकालय के अभाव में यह विधि उपयोगी नहीं है। फिर भी इसको प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव है। वो सुझाव है कि असाइनमेंट देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक दिन असाइनमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। इसका संबंध पाठ से संबंधित होना चाहिए। फिर है, छात्रों की योग्यता और आयु को ध्यान में रखते हुए असाइनमेंट्स देने चाहिए। असाइनमेंट स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। जो उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। फिर है, उचित मार्गदर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी हम असाइनमेंट्स देते हैं उससे पहले हमें मार्गदर्शन देना चाहिए। एक प्रस्तावना से पूरा आउटलाइन बनानी चाहिए कि क्या क्या इसके अंतर्गत आएगा। फिर है, सार्थक होने चाहिए। सार्थक का मतलब है जिस उद्देश्य के लिए बनाया है वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए और उस विषय से संबंधित होना चाहिए।
और लास्ट में है छात्र कार्य करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। असाइनमेंट ऐसे हो जो उनके लिए रुचिकर हो, तभी वो उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे। इस प्रकार जो ह्यूरिस्टिक स्ट्रेटजी है और असाइनमेंट स्ट्रेटजी है वो भी आवश्यकता अनुसार कक्षा शिक्षण के अंतर्गत प्रयुक्त किया जाना चाहिए।